हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम सर्वरलेस एप्लीकेशन बना सकते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ AWS CDK। इस वीडियो में हम AWS AppSync, लैम्बडा और DynamoDB को एक साथ इंटीग्रेट करेंगे और स्केलेबल एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। AWS AppSync के ऊपर हम अपनी API डिफाइन करेंगे और उस API की जो फंक्शनैलिटी होगी तो वो कैसे DynamoDB डेटाबेस के ऊपर ऐड, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, वो हमारी जो सी बिजनेस लॉजिक वो हम लैम्बडा फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कुछ प्रीरिक्विजिट्स और सेटअप्स हैं। आपके सिस्टम के ऊपर Node.js इंस्टॉल होना चाहिए, AWS CLI डाउनलोड होना चाहिए और कॉन्फ़िगर होना चाहिए AWS CDK, और आपके पास AWS का अकाउंट होना चाहिए जिसके ऊपर हम अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय कर सकें। एक्सप्लेनिंग द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। हमारे प्रोजेक्ट 3 पार्ट्स में मुश्तमिल है। सबसे पहले हम अपना ग्राफिकल स्कीमा डिफाइन करेंगे, तो फिर हम उसके बाद लैम्बडा फंक्शन डिफाइन करेंगे। लैम्बडा फंक्शन का काम क्या होगा कि वो हमारी टू डू आइटम्स को ऐड, डिलीट और अपडेट कर सकता है। ये हमारी बिजनेस लॉजिक लैम्बडा फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे। और लास्टली हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे कि हम कौन-कौन से रिसोर्सेज AWS के यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ AWS CDK। नाउ फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट फ़ोल्डर। इसके लिए हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। उस फ़ोल्डर का नाम मैं रख लेता हूँ AppSync, AppSync lambda DynamoDB। ओके, ओपन दिस फ़ोल्डर इन CMD कमांड प्रॉम्प्ट। अब हम अपने इस फ़ोल्डर के अंदर एक बोइलरप्लेट कोड जनरेट कर लेंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ AWS CDK। CDK init app डैश लैंग्वेज, और मैं जिस लैंग्वेज में टेम्पलेट जनरेट करूँगा वो होगी टाइपस्क्रिप्ट। ये कमांड क्या करेगी, ये हमारे इस फ़ोल्डर के अंदर एक बोइलरप्लेट कोड जनरेट कर देगी जो कि टाइपस्क्रिप्ट में होगा। एज़ यू कैन सी, यहाँ पे कुछ फाइल्स एंड फ़ोल्डर इस कमांड की मदद से इसने जनरेट कर दिए हैं और ये कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेगा, npm पैकेजेस, टू मेक श्योर दैट आपके सिस्टम के अंदर Node.js इंस्टॉल हो। मैं अपना कोड टाइपस्क्रिप्ट में लिखूँगा, इसलिए मैंने Node.js इंस्टॉल किया है। अगर आप पाइथन में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो आप पाइथन पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करेंगे, उसी तरह जावा अगर में लिख रहे हैं तो उसमें जावा पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करेंगे। तो हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे कि जब तक ये हमारा बॉयलरप्लेट कोड पूरा इंस्टॉल हो जाए। नाउ आवर बॉयलरप्लेट कोड हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। नाउ फर्स्ट वी नीड टू ओपन VS कोड। कोड स्पेस स्टोर की मदद से हम इसको VS कोड में ओपन कर लेंगे, अपने इस कोड को। और यहाँ से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी API की ग्राफिकल स्कीमा डिफाइन करेंगे। इसके लिए हम एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना लेंगे ग्राफिकल नाम से। मैं उसका नाम रख लेता हूँ GraphQL, और इस फ़ोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा schema.gql, और schema.gql के अंदर हम अपना API का स्कीमा डिफाइन करेंगे। बेसिकली हम एक सैंपल API बना रहे हैं जो कि टू डू ऐप है। इस ऐप के अंदर हम ऐड, अपडेट और डिलीट करना सीखेंगे कि कैसे हम API के थ्रू डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं कोई चीज़, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक सैंपल स्कीमा बनाऊँगा। ग्राफक्यूएल में मोस्टली 2 ऑपरेशन यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन हो जो सा होता है वो क्यूरी होता है। क्यूरी की मदद से हम डेटाबेस से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डिफाइन करेंगे टाइप क्यूरी, और ये क्यूरी की फ़ील्ड का नाम कुछ रख लेंगे। फ़ील्ड का नाम मैं इसका रख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेता हूँ इसके साथ ही ग्राफक्यूएल की। ग्राफक्यूएल, ये एक्सटेंशन हमें हेल्प करेगी ग्राफक्यूएल का स्कीमा लिखने के लिए। ये एक्सटेंशन हमारी सिंटैक्स हाइलाइट करने में हमारी ग्राफक्यूएल में मदद करेगी। ओके, ये हमारी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई है। तो मैं दोबारा अपने ग्राफिकल जो जीक्यूएल में आता हूँ, तो अपना लिखना शुरू करता हूँ। आप ये देख सकते हैं जैसे एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है तो इस टाइप का कलर ब्लू हो गया है। तो पहली फ़ील्ड का नाम रख लेता हूँ गेट टू डूज़। और गेट टू डूज़ क्या करेगा, हमारे डेटाबेस के अंदर जितने भी टू डूज़ हैं उनको रिटर्न कर देगा। अगर मैं सिंगल टू डू रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख दूँगा ब्रैकेट्स के बगैर ही। अगर मैं सारी टू डूज़ लिस्ट ऑफ टू डूज़ रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ डेटाबेस से, उन सबको देखना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको एरे के सोर्स में रख दूँगा। और ये टू डूज़ क्या है, हम इसकी एक टाइप बना लेंगे। टू डूज़ में क्या-क्या चीज़ें होंगी, टाइप टू डूज़ में टू डू की आईडी होगी,
टाइटल होगा और टू डू बूलियन है, फॉल है, उसका स्टेटस हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टू डू की आईडी टाइप बता दी है, टाइटल इसका स्ट्रिंग बता दिया है और उसका स्टेटस मैंने ट्रू एंड फॉल में हम बताएंगे कि वो कंप्लीट है या नहीं। तो जो सेकंड ऑपरेशन है ग्राफिकल में, वो मोटेशन है। मोटेशन का यूज़ ग्राफिकल में हम डेटाबेस में चीज़ें ऐड, अपडेट और डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोटेशन का स्कीमा डिफाइन कर लेते हैं, टाइप मोटेशन। उस मोटेशन के अंदर सबसे पहले हम फील्ड होगी वो ऐड टू डू की फील्ड डिफाइन करेंगे और इस ऐड टू डू के अंदर जो सी फर्स्ट पैरामीटर होगा वो टू डू का ऑब्जेक्ट होगा। उसके लिए हम पैरामीटर लिख लेते हैं टू डू इनपुट। ये टू डू इनपुट का ऑब्जेक्ट अभी हम डिफाइन करेंगे और ये रिटर्न क्या करेगा, ये एक सिंगल टू डू करेगा। ओके, इनपुट टू डू, इनपुट टू डू किस टाइप की है? इनपुट टू डू में टू डू की आईडी होगी जो कि कंपल्सरी है और टाइटल होगा, उसका कोई टाइटल होगा टू डू का जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा और वो उसका स्टेटस डिफाइन करेंगे वो कंप्लीट है या नहीं, कंप्लीटेड बूलियन, वो बूलियन टाइप की होगी। तो सेकंड फील्ड जो हम नोटेशन में ऐड करेंगे वो अपडेट की होगी, अपडेट टू डू। अपडेट टू डू भी टू डू का ऑब्जेक्ट ही लेगा और ये भी एक सिंगल टू डू रिटर्न करेगा आफ्टर अपडेट। लास्टली डिलीट टू डू की फील्ड डिफाइन करेंगे। तो ये फील्ड क्या करेगी, ये फील्ड हमारी सिंगल टू डू को डिलीट कर सकती है डेटाबेस में से। उसके लिए हम उस टू डू की आईडी चाहिए होगी, तो उसके लिए टू डू आईडी किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी आईडी। और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न भी स्ट्रिंग ही करेगा। तो यहाँ तक हमने अपने एपीआई का स्कीमा डिफाइन कर लिया है। अब हम अपनी इस एपीआई की बिजनेस लॉजिक डिफाइन करेंगे लैम्बडा फंक्शन के अंदर। अब हम अपना लैम्बडा फंक्शन का लॉजिक लिखना शुरू करेंगे। ओके, नाउ वी नीड टू क्रिएट अ फोल्डर फॉर आवर लैम्बडा फंक्शन। तो उसके लिए मैं एक फोल्डर बना लूंगा, उस फोल्डर का नाम लैम्बडा के नाम से ही बना लेता हूँ। और ये इस फोल्डर के अंदर मुझे अब एक पैकेज इंस्टॉल करना है एसडीके, उसको मैं कर लेता हूँ। इस फोल्डर को भी मैं खोल लेता हूँ हम सीएमडी के ऊपर। तो इसके अंदर पहले हम नोट पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करेंगे, npm init। npm init हमारे इस फोल्डर के अंदर एक पैकेज मैनेजर की फाइल क्रिएट कर देगा। उस पैकेज मैनेजर के अंदर हम अपना एक टूल इंस्टॉल करेंगे विच वन इज, वो है कि npm i aws sdk। सो aws sdk सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट हम इंस्टॉल करेंगे। इस टूल का क्या काम होगा, इस लाइब्रेरी का क्या काम होगा, ये हमारे लैम्बडा फंक्शन की जो लॉजिक है उस लॉजिक की बात हमारे एडब्ल्यूएस रिसोर्सेज से करवाए। हम दोबारा अपने कोड की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही मैंने बताया, जैसे मैंने npm init चलाया है तो यहाँ पे एक पैकेज मैनेजमेंट की फाइल बन गई है और उसके अंदर मैंने ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मुझे एक फाइल बनानी है ऐड टू डू के नाम से, क्योंकि हम ऐड टू डू डॉट टीएस इस फंक्शन फाइल के अंदर हम अपनी बिजनेस लॉजिक डिफाइन करेंगे। तो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले जो हमने इंपोर्ट किया है AWS SDK उसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट all as AWS from AWS SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। और फंक्शन हम अपना बनाना शुरू करेंगे, async फंक्शन ऐड टू डू। और इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐड टू डू, क्योंकि हम इसको दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट करेंगे इसलिए इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया है। और यहाँ से हम उसका बिजनेस लॉजिक लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हमें इस ऐड टू डू के अंदर क्या लिखना है कि हम जैसे ही एपीआई के अंदर यूजर डाटा एंटर करे तो ये फंक्शन हमारा जो सा है लैम्बडा फंक्शन, ये हमारा डाटा DynamoDB के अंदर पुट कर दे। तो उसके लिए हम यहाँ से सबसे पहले तो उसके लिए सबसे पहले हम DynamoDB का क्लाइंट बनाएंगे। तो उसके लिए हम उसका क्लाइंट बना लेते हैं, न्यू AWS डॉट DynamoDB डॉट डॉक्यूमेंट क्लाइंट। और इस क्लाइंट का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, एक वेरिएबल में इसको ऐड कर लेंगे const dos क्लाइंट। अब इस क्लाइंट की मदद से हम DynamoDB के अंदर में डाटा ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं।
तो हमने डेटा कौन-सा ऐड करना है उसको पैरामीटर में ऐड कर लेते हैं। हमने डेटा टू डू डेटा ऐड करना है, टू डू डेटा किस टाइप का होगा उसकी एक रिटर्न टाइप क्रिएट कर लेते हैं, उसको मैं एक अलग फ़ोल्डर में क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं एक अलग फ़ाइल में क्रिएट कर लूँगा। टाइप टू डू, इस टाइप टू डू के अंदर क्या-क्या होगा, सबसे पहले टू डू की आईडी होगी, आईडी, स्ट्रिंग, टाइटल होगा, टाइटल भी स्ट्रिंग टाइप का और लास्टली ये हमारा जो टाइटल है ये ऐड हुआ है या नहीं, उसका स्टेटस बताएँगे, कंप्लीटेड, तो ये बूलियन टाइप होगा। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे टू डू को और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब हम अपना लॉजिक लिखेंगे ट्राई कैच के अंदर, console.log अगर एरर आ जाए, console.log तो ये DynamoDB एरर शो करवा दे हमें, DynamoDB एरर। ओके, तो यहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे। सबसे पहले हम अपने क्लाइंट को कॉल कर लेंगे, async await हमारा जो फंक्शन है async await है, तो इसलिए हम यहाँ पे वेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, await rows client, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको भी, row client डॉट, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे मुख्तलिफ फंक्शन हमें मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम गेट कर सकते हैं डेटाबेस से, कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, कोई चीज़ डिलीट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, सारा डेटा स्कैन कर सकते हैं। तो हमें अभी DynamoDB के अंदर अपना डेटा ऐड करना है, तो इसलिए हम पुट का फंक्शन यूज़ करेंगे। पुट का फंक्शन हमें क्या माँगेगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये हमारा एक परम्स माँगेगा, हम इसको परम दे देते हैं। इसको मैं अभी डिफाइन करूँगा परम है क्या, डॉट परम्स रिटर्न करवा देते हैं। नाउ लेट्स डिफाइन व्हाट इज़ परम, कॉन्स्ट, मैं सबसे पहले कोड लिख लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्ट परम, इस परम के अंदर क्या आएगा, हमारे DynamoDB का जो उसका टेबल का नाम आएगा, ये हम कौन से टेबल के अंदर चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, उसका नाम बताएँगे। तो सबसे पहला होगा टेबल नेम प्रोसेस डॉट env डॉट टू डूज़ टेबल, अदरवाइज़ एम्प्टी स्ट्रिंग। ये अभी टू डूज़ टेबल मैंने क्रिएट नहीं किया है, जैसे ही हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, DynamoDB का इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स क्रिएट करेंगे, तो वहाँ हम इसी नाम से अपना टेबल क्रिएट करेंगे। तो उसको पास हम उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में गेट कर लेंगे, तो ये खुद ही वहाँ से इस टेबल के नाम से हमारा टेबल उठा लेगा। तो सेकंड जो ये प्रॉपर्टीज़ लेता है, वो आइटम लेता है, हम कौन-सी आइटम ऐड करना चाह रहे हैं, वो हमारी आइटम होगी हमारी ये वाली, टू डू वाली, जो हम पैरामीटर्स में ले रहे हैं। ओके, ये हमारा परम ऐड हो गया है, अब इसको एक करीब और जो-सा हम ये ओके, ये हमारा परम ऐड हो गया, अब हम जो-सा टू डू ऐड किया है, उसको रिटर्न भी करवा लेते हैं। रिटर्न टू डू, ये हम रिटर्न करवा लिया है, तो यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे रिटर्न नल। तो ये हमने अपनी बिज़नेस लॉजिक लिख ली है ऐड टू डू की। ये ऐड टू डू का जो फंक्शन क्या करेगा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट लेगा टू डू का, उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, उस टू डू के अंदर उसकी आईडी होगी, टाइटल होगी और वो कंप्लीटेड उसका स्टेटस होगा। जैसे ही वो लेगा, वो डिफाइन करेगा कि हम कौन से टेबल के अंदर अपना डेटा ऐड करना चाह रहे हैं, उस टेबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा और जो सा डेटा होगा वो टू डू के अंदर हम पुट कर देंगे और ये हमारे DynamoDB डेटा के अंदर हमारा डेटा पुट कर देगा। तो इस फ़ाइल को मैं एक एक्सटर्नल फ़ाइल के अंदर इम्पोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी आगे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैं इसको एक फ़ाइल के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ टूडू के नाम से, todo.ts। तो इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी कट एंड पेस्ट हियर। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टूडू और इसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे इस फ़ाइल के अंदर। इम्पोर्ट टूडू फ्रॉम, सेकंड जो हमारी एपीआई की लॉजिक थी वो थी कि हम डेटाबेस के अंदर चीज़ें डिलीट भी कर सकें, तो उसको भी हम उसकी भी एक बिज़नेस लॉजिक यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, डिलीट टूडू के नाम से, डिलीट todo.ts।
तो इसके लिए delete.ts और यहाँ पे भी हमें AWS SDK और DynamoDB क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों को मैं ऐड टू डू से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और फंक्शन लिख लेता हूँ async फंक्शन, फंक्शन नेम विल बी delete to do। तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट delete to do। delete to do क्या लेगा, ये हमारी एक टू डू की आईडी लेगा, टू डू आईडी, जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी, स्ट्रिंग। ओके, तो इसकी हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, ट्रैक कैच, अगर एरर आ जाए console.log DynamoDB एरर, ये एरर जो होगा वो यहाँ पे शो करवा देगा। ओके, हम क्लाइंट उठाएंगे DynamoDB का क्लाइंट, तो यहाँ इसको पेस्ट करें क्लाइंट डॉट, अब हम डिलीट करना चाह रहे हैं, हम डिलीट का फंक्शन यूज करेंगे, डिलीट, और डिलीट का ऑपरेशन क्या लेगा, ये एक फॉर्म लेगा जो कि हमारी, जिसके अंदर हमारे टेबल का नाम होगा, कौन से टेबल से हम अंदर से हम डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं, और कौन से रिकॉर्ड की आईडी है जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं, उसकी रिकॉर्ड की आईडी हम डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म्स, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं, प्रॉमिस डॉट, ये केसिंग का वेट है इसलिए यहाँ प्रॉमिस रिटर्न करूँगा, तो यहाँ ये वेट कीवर्ड के साथ। ओके, अब इसको फॉर्म्स क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट फॉर्म्स इज इक्वल टू टेबल नेम विल बी सेम जो कि ऐड टू डू के अंदर हमने लगाया है। ओके, और की के अंदर हम डिफाइन करेंगे अपनी रिकॉर्ड की आईडी, एक आईडी लेगा, आईडी विल बी टू डू आईडी, जो कि हम यहाँ से पास करेंगे, ये हमने यहाँ पे इसका, और जो सी टू डू आईडी हम रिटर्न डिलीट कर रहे हैं उसको रिटर्न करवा लेंगे, रिटर्न टू डू आईडी, यहाँ से रिटर्न। तो ये हमने अपनी बिजनेस लॉजिक लिख ली डिलीट टू डू की। अब हम गेट टू डू के अंदर भी देखेंगे कि जैसे भी हम डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा है उन सबको शो करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसके लिए हम, जैसे कि हम अपनी ग्राफिकल एपीआई के अंदर देख सकते हैं, ये हमारी टाइप की क्वेरी है, और ये क्या करेगा, गेट टूडोज, ये हमारे रिटर्न कर रहा है ऑल गेट टूडोज इन आवर डेटाबेस। तो उसके लिए हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, उस फंक्शन का नाम हम रखेंगे गेट टूडोज। तो इसके अंदर हमें ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एसडीके और डॉक्यूमेंट क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि DynamoDB का अपना क्लाइंट है। तो यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, एसिंक फंक्शन गेट टू डू के नाम से, गेट टू डूज। इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट गेट टू डूज। ओके, ट्राई कैच console.log, एरर रिटर्न करेगा, ये होगा DynamoDB एरर। डॉक्यूमेंट क्लाइंट वेरिएबल का हम लेंगे, इसके अंदर हम चेक करेंगे कैसे हम अपने डेटाबेस के अंदर से डेटा, सारा डेटा गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए गेट का ऑप्शन भी है, अगर हम सिंगल रिकॉर्ड गेट करना चाह रहे हैं उसको हम गेट कर सकते हैं, अगर हम उसको स्पेसिफिक रिकॉर्ड गेट करना चाह रहे हैं तो हम क्वेरी कर सकते हैं, अगर हम सारा डेटा गेट करना चाह रहे हैं डेटाबेस से तो हम स्कैन का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्कैन यूज़ करूँगा, स्कैन करेंगे डेटाबेस से, और ये कॉलम्स मांगेगा पैरामीटर, और ये एसिंग का वेट है इसलिए इसको वेट कीवर्ड लगाएंगे और उसको प्रॉमिस के साथ क्लोज कर देंगे। ओके, अब हम परम्स क्रिएट करेंगे अपना ऑब्जेक्ट, तो इस परम्स में क्या आएगा, कॉन्स्ट परम्स, इस परम्स के अंदर हम सिर्फ डेटाबेस का टेबल का नाम बताएंगे अपना। तो ये क्या करेगा, उस टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होगा सबको सबको शो करवा देगा। process.env
एनवायरनमेंट वेरिएबल डॉट जो सा हम टेबल का नाम रखा है वो टू डूज टेबल रखा है। हम यहाँ से वेरीफाई भी कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे हम अपने डेटा को रिटर्न करवा लेंगे। जो डेटाबेस आएगा उसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, कॉन्स्ट डाटा, और इस डेटा को हम रिटर्न करवा लेंगे, रिटर्न डेटा डॉट आइटम। और यहाँ पे हम रिटर्न नल करवा देते हैं, कुछ रिटर्न नहीं करना। ओके, ये मसला क्या है? ओके, इट्स अ फंक्शन। हमने ब्रैकेट्स लगाई नहीं, ये मेक श्योर दैट अब ब्रैकेट्स लगाए फंक्शन है। तो ये हमने अपने 3 बिजनेस लॉजिक लिख लिखा है। ऐड टू डू की ये क्या करेगा, ये हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा ऐड करेगा। डिलीट टू डू क्या करेगा, जैसे ही एपीआई के अंदर कोई बंदा कोई किसी आईडी कोड को डिलीट करना चाहे तो वो आईडी हमारे इस बिजनेस लॉजिक के अंदर आएगी। और इस बिजनेस लॉजिक का काम क्या होगा, हमारे डेटाबेस के अंदर से चीज़ें डिलीट करना। और उसी तरह गेट टू डू का क्या काम है कि हमारे डेटा के अंदर जितना भी हमारा कोड है उन सबको लेके आना। लास्टली जो लास्ट फंक्शन रह गया है वो है अपडेट टू डू का, हम उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए अपडेट टू डू के नाम से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका सारा मैं कोड लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने अपडेट टू डू का जो सा कोड है बिजनेस लॉजिक का, ये कॉपी कर यहाँ पेस्ट कर दी है। इसमें हमने सबसे पहले अपने जो बेसिक जो हमारी लाइब्रेरीज है उनको इंपोर्ट किया है। सबसे मैंने एडब्ल्यूएस एसडीके को इंपोर्ट किया है। उसके बाद मैंने DynamoDB का डॉक्यूमेंट क्लाइंट क्रिएट किया है कि हम डेटाबेस के अंदर से अपने कोड को अपडेट कर सकें। तो उसके लिए जो सा मैंने फंक्शन है डॉक्यूमेंट क्लाइंट डॉट अपडेट का फंक्शन यूज़ किया है। ये परम्स लेगा, उस परम के अंदर क्या चीज़ें होंगी, कौन सी चीज़ें अपडेट करेगा, ये हमारे कोड की आईडी लेगा इस डेटाबेस के अंदर से, टू डू डेटाबेस के अंदर से। तो उस डेटाबेस को लेकर ये सेट प्रीफिक्स के साथ उसको अपडेट करेगा। जो से एट्रीब्यूट्स हम चेंज करना चाह रहे हैं उनको चेंज कर देगा, और जो से एट्रीब्यूट्स हम चेंज नहीं करना चाह रहे उसको एज इट इज रहने देगा। अब हम अपने इन सब फंक्शंस को एक फंक्शन के अंदर इनहेरिट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं एक फाइल बना लेता हूँ मेन के नाम से, मेन डॉट टीएस के नाम से। और इस मेन डॉट टीएस का काम क्या होगा, ये हमारे सब फंक्शंस की, ये हमारे तमाम फंक्शंस की लॉजिक इनहेरिट करेगा। और जैसे ही हम अपने स्पेसिफिक काम को करवाना चाहें या कोई चीज़ ऐड करना चाहें डेटाबेस से डिलीट करना चाहें, इस मेन फंक्शन का काम होगा वो हमारे इन फंक्शन से काम करवाए। तो इसके लिए मैं इन सबको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट हैड टू डू फ्रॉम हैड टू डू, इसी तरह इंपोर्ट डिलीट टू डू फ्रॉम डिलीट डिलीट टू डू, इंपोर्ट गेट टू डूज फ्रॉम गेट टू डूज, इंपोर्ट अपडेट टू डूज। अब मैं अपना फंक्शन बना लेता हूँ एक्सपोर्ट डॉट हैंडलर के नाम से। ये फंक्शन बना लिया और ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन एसिंक अवेट होगा और ये फंक्शन एसिंक्रोनस होगा, इसलिए मैंने एसिंक का यूज़ किया है। इस एसिंक का काम क्या होगा, ये हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन है इसलिए एसिंक अवेट हम यूज़ करेंगे। तो इस फंक्शन का हमने एसिंक यूज़ किया है। ये फंक्शन क्या लेगा, ये इवेंट लेगा और इवेंट किस टाइप का होगा, ये एपसिंक इवेंट टाइप का होगा। एपसिंक ये हम अभी क्रिएट करेंगे, एपसिंक इवेंट। और इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ इसकी डेटा टाइप एपसिंक इवेंट। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम अपनी फील्ड का नाम बताएंगे। तो हमारी फील्ड आएगी info डॉट कोलन फील्ड नेम विल बी स्ट्रिंग। और सेकंड जो प्रॉपर्टी इसके अंदर होगी वो आर्गुमेंट्स की होगी कि किस टाइप का आर्गुमेंट्स हम अपने डेटाबेस के अंदर अपडेट डिलीट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं आर्गुमेंट्स होगी। तो आर्गुमेंट्स हम क्या क्या हमारे एपीआई के थ्रू हैं, हम कोई भी डेटाबेस के अंदर चीज़ें अपडेट कर रहे हैं वो टू डू इनपुट के थ्रू कर रहे हैं। टू डू इनपुट के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, वो आ रही हैं आईडी, टाइटल, और कंप्लीशन स्टेटस उसका आ रहा है। और उसी तरह अपडेट टू डू के भी यही चीज़ें आ रही हैं। और डिलीट टू डू के अंदर हमारी सिर्फ टू डू की आईडी आ रही है। तो ये आर्गुमेंट्स मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन कर लूँगा। टू डू आईडी
टू डू आईडी क्या है, स्ट्रिंग टाइप की होगी, और जो सा हमारा टू डू है उसके अंदर हमारे आईडी, टाइटल और कंप्लीट आ रहा है, तो उसकी मैं टू डू का एक टू डू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है मैंने, जो कि ये है आईडी, टाइटल, कंप्लीशन स्टेटस आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके और उसकी टाइप्स डिफाइन कर दूंगा। इंपोर्ट टू डू फ्रॉम टू डू, और इस टू डू को यहाँ डिफाइन कर दिया और इस एप सिंक को यहाँ इस पैरामीटर के अंदर पास कर दिया इसकी डेटा टाइप्स। अब इवेंट्स के अंदर हमारे जो भी इवेंट आएगा, हम चेक करेंगे कि हमारी फील्ड का नाम क्या है, और इस फील्ड के अंदर मिसाल के तौर पे हमारी फील्ड का नाम एट डू है, तो ये एट डू यहाँ से मैच होगा, तो इस एट डू के अंदर जो सा आर्गुमेंट्स होगा वो मैच करेगा, क्योंकि वो कौन सा आर्गुमेंट्स है, वो टू डू टाइप का है। टू डू टाइप के अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज आती हैं, आईडी, टाइटल, कंप्लीशन, तो वो यहाँ से गेट कर लेगा। तो यहाँ गेट कर लेगा, और जैसे ही गेट कर लेगा वो हमारे टू डू ऐड टू डू के फंक्शन के अंदर वो हमारी प्रॉपर्टीज चल जाएंगी और डेटाबेस के अंदर चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो हम इसको यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के अंदर इसकी कैसे डिफाइन कर लेते हैं, स्विच इवन डॉट इन्फो, इवन डॉट इन्फो डॉट फील्ड नेम। तो यहाँ से हम फील्ड नेम मैच करेंगे। सबसे पहला केस हमारा ऐड टू डू का होगा, केस ऐड ऐड टू डू। अगर हमारी फील्ड नेम ऐड टू डू की है, अगर हमारी फील्ड में ऐड टू डू की है, तो हम क्या करेंगे, अपने अपने जो अपना फंक्शन बनाया हुआ है जिसको हमने इंपोर्ट किया है, इसको कॉल करेंगे, रिटर्न वेट ऐड टू डू, और इस ऐड टू डू के अंदर जो प्रॉपर्टी जाएंगी वो जाएंगी इवन डॉट आर्गुमेंट डॉट टू डू। ये हमने अपना पहला केस डिफाइन कर दिया है। दूसरा केस हमारा होगा गेट टू डूज के अंदर, केस हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेंगे एपी के थ्रू जाके, गेट टू डूज। अगर हमारी फील्ड गेट टू डूज हो तो हम अपना सारा डाटा रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट टू डूज के अंदर हम सारा डाटा गेट कर लेंगे, उसके लिए हम गेट टू डूज का जो फंक्शन है यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे गेट टू डूज। और ये एसिंग वेट है, तो इसके साथ वेट का कीवर्ड लगा देंगे। थर्ड हमारा जो ऑपरेशन है इस फंक्शन के अंदर, जो केस बनता है वो बनता है हमारा डिलीट टू डू का। तो हम फील्ड को गेट कर लेते हैं, फील्ड नेम डिलीट टू डू, ये डिलीट टू डू, रिटर्न अवेट डिलीट टू डू। और डिलीट टू डू का जो हमारा एक पैरामीटर लेता है वो हमारी आईडी है, जो सभी कोड हम डिलीट करना चाह रहे हैं उसकी आईडी, तो उसके लिए हम इवन डॉट आर्गुमेंट डॉट टू डू आईडी पास कर दें। और लास्टली जो हमारा केस है वो अपडेट टू डू का है, केस यहाँ से कॉपी करेंगे अपडेट टू। अगर हमारी फील्ड अपडेट टू डू हो, केस अपडेट टू डू, देन रिटर्न कर दे अपडेट टू को। अपडेट टू भी हमारी जो सी पैरामीटर लेगा उस अपडेट आईडी का, उस रिकॉर्ड की आईडी लेगा जो इस रिकॉर्ड को हम अपडेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पास कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने अपनी बिजनेस लॉजिक लिख ली है। हम एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ऐड टू डू की बिजनेस लॉजिक लिखी। इसके अंदर सबसे पहले हमने AWS SDK को इंपोर्ट किया और अपना DynamoDB का डॉक्यूमेंट क्लाइंट क्रिएट किया। इस DynamoDB के डॉक्यूमेंट क्लाइंट की मदद से हम डेटाबेस के अंदर ऐड, अपडेट और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट क्लाइंट के थ्रू पुट का फंक्शन जो इसके अंदर हमें मिलता है, तो हमने वो यूज़ किया। तो उसके अंदर पैरामीटर्स के अंदर हमने अपने टेबल का नाम बताया, और ये टेबल का नाम हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डिफाइन करेंगे और इसी नाम से डिफाइन करेंगे जो का नाम हमने
अपने इस बिज़नेस लॉजिक के अंदर डिफाइन किया है। तो हमने कौन-सी चीज़ अपने डेटाबेस के अंदर ऐड करनी है, तो उसको हमने टू डू के अंदर बताया, टू डू किया है। टू डू हमारी आईडी, टाइटल और कंप्लीशन स्टेटस है, जो कि इस टाइप से रिटर्न होगा। तो जैसे ही ये फंक्शन रन होगा, तो जो से डेटाबेस में रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। उसी तरह अगर किसी रिकॉर्ड को हम डेटाबेस से डिलीट करना चाह रहे हैं, हमें सिर्फ़ उसकी आईडी चाहिए होगी, तो वो उस आईडी के थ्रू हम उसको डेटाबेस से डिलीट कर देंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ एडब्ल्यूएस DynamoDB डॉक्यूमेंट क्लाइंट। तो उसके बाद हमने गेट डूज़ का फंक्शन लिखा, उसके हमने स्कैन का जो-सा फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है, हमने वो यूज़ किया। ये ज डेटाबेस के अंदर जितना भी कोड होगा, उन सबको रिटर्न करवा देगा। लास्टली जो-सी भी डेटा हम डेटाबेस से अंदर अपडेट करना चाह रहे हैं, ये उसकी आईडी गेट करेगा और जोन-सा भी रिकॉर्ड हम उसके साथ आईडी के थ्रू चेंज करना चाह रहे हैं, तो सेट के मेथड के थ्रू तो वो उसको चेंज कर देगा और जोन-सा हम नहीं चेंज करना चाह रहे, उसे एज़ इट इज़ रहने देगा। यहाँ तक हमने सबसे पहले अपनी एपीआई का स्कीमा क्रिएट किया। उस स्कीमे के बाद हमने इस एपीआई स्कीमे की बिज़नेस लॉजिक डिफाइन की, कि ये कैसे वर्क करेगा, कैसे डेटाबेस में चीज़ें ऐड करेगा, डिलीट करेगा और अपडेट करेगा। अब हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लिखेंगे, जो कि एडब्ल्यूएस रिसोर्सेज़ होंगे और जो कि लिब फ़ोल्डर के अंदर होगा, तो इस फ़ाइल के अंदर और यहाँ से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड लिखना शुरू करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कोड। तो अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले हमें ज़रूरत है एपसिंक की, एपसिंक एपीआई। उसके बाद हम बनाएँगे अपना लैम्ब्डा फ़ंक्शन को, लैम्ब्डा फ़ंक्शन के रिसोर्सेज़ को, लैम्ब्डा फ़ंक्शन और फिर हम बनाएँगे अपने डेटाबेस को। लास्टली हम अपने डेटाबेस को DynamoDB डेटाबेस। इसके लिए हम सबसे पहले अपनी नेसेसरी लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट ऑल एज़ एपसिंक फ्रॉम AWS CDK, AWS CDK लिब बैकस्लैश AWS एपसिंक। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। सेकंड जो हमारी लाइब्रेरी हमें इंपोर्ट करनी है, वो है लैम्ब्डा। इंपोर्ट ऑल एज़ लैम्ब्डा फ्रॉम AWS लिब बैकस्लैश AWS लैम्ब्डा। और लास्टली हमें DynamoDB की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट ऑल एज़ DynamoDB फ्रॉम AWS लिब बैकस्लैश AWS DynamoDB। ये हमने अपनी 3 नेसेसरी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली है। सबसे पहले एपसिंक इंपोर्ट किया है, लैम्ब्डा और उसके बाद DynamoDB। अब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड लिखेंगे एपसिंक का। उसके लिए न्यू के कीवर्ड से न्यू एपसिंक डॉट ग्राफक्यूएल एपीआई। उस ग्राफक्यूएल एपीआई के अंदर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले हम अपना स्कोप डिफाइन करेंगे अपने इस कंस्ट्रक्ट का, फिर उस कंस्ट्रक्ट की आईडी हम बताएँगे। स्ट्रिंग की सूरत में हम कुछ भी आईडी लिख सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो-सी हम अनेबल करना चाहें, वो हम इस प्रॉपर्टीज़ स्ट्रक्चर के अंदर बताएँगे। तो सबसे पहले हम अपना स्कोप बताएँगे, हम इसी स्टैक के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए हम दिस स्कोप बताएँगे। आईडी विल बी एपीआई। आप अपने नाम से कोई भी इसकी आईडी दे सकते हैं। और लास्टली प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में हम इस एपीआई का नाम बताएँगे। एपीआई नाम विल बी सीडीके, ब्रैकेट्स के अंदर सीडीके टू डू एपसिंक। सेकंड वन इज़ स्कीमा। स्कीमा क्या होगा हमारा? जो से हमारी ग्राफिकल का जो हमने स्कीमा डिफाइन किया था, ये इसका हम पाथ डिफाइन करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो उसके लिए हम एपसिंक डॉट स्कीमा फाइल डॉट फ्रॉम एसेट्स, फ्रॉम एसेट्स ग्राफिकल फ़ोल्डर के अंदर हमारे स्कीमा डॉट इक्वल फाइल है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है एपसिंक के अंदर, वो है ऑथराइजेशन। थर्ड जो प्रॉपर्टीज है एपसिंक के अंदर, वो है ऑथराइजेशन कॉन्फ़िग। अब हमें अपने इस एपीआई को ऑथराइज करना है किसी भी एपीआई कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो उसके लिए मैं एडब्ल्यूएस की अपनी डिफ़ॉल्ट एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करूँगा। तो उसके लिए एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट ऑथराइजेशन, और डिफ़ॉल्ट ऑथराइजेशन के अंदर तो ऑथराइजेशन टाइप हम डिफाइन करेंगे और कौन सी ऑथराइजेशन टाइप होगी, वो होगी एपसिंक की। एपसिंक डॉट ऑथराइजेशन टाइप डॉट, अगर आप एपीआई की के साथ ऑथराइजेशन करना चाह रहे हैं, तो उसको एपीआई की से के साथ आप अपनी एपीआई को गेट कर सकते हैं। अगर आप किसी अपनी
आईएम पॉलिसी आपने खुद की डिफाइन की है, आप उसके साथ अपनी एपीआई को गेट करना चाह रहे हैं, आप खुद की डिफाइन करके अपनी एपीआई को गेट कर सकते हैं। इसी तरह अपने लैम्ब्डा फंक्शन लॉजिक के साथ कुछ अपनी स्टैटिक लॉजिक की हुई है, तो उसके साथ भी आप अपनी एपीआई को गेट कर सकते हैं। तो मैं अभी एपीआई उसी तरह ये 2 और हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ एपीआई की यूज़ करूँगा फिलहाल। ओके, एपीआई की और इस एपीआई की ड्यूरेशन क्या होगी एक्सपायर होने की, आप वो डिफाइन करेंगे। एपीआई की कॉन्फ़िग, ये एपीआई एक्सपायर होगी कितने टाइम पे था हम बता देता हूँ। सीडीके डॉट सीडीके यहाँ से इंपोर्ट करना है, सीडीके डॉट ओके एक्सपायरेशन डॉट आफ्टर सीडीके डॉट ड्यूरेशन डॉट। अब आपने बताना है कि आप ये एपीआई कितने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाए, तो मैं इसको 1 ईयर का टाइम दूँगा, तो इसके लिए मैं डेज़ 365 हमारी जो एपीआई की है, वो इस एपीआई के थ्रू गेट कर सकते हैं पब्लिकली, बट इसकी एक्सपायरेशन डेट 1 ईयर की है। आफ्टर 1 ईयर हमें अपनी ड्यूरेशन को चेंज करना होगा या बढ़ाना होगा। अब हम अपनी इस एप्सिंग के रिसोर्स को एक वेरिएबल में गेट कर लेते हैं, कॉन्स्ट एपीआई। सेकंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा सेकंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोड है वो हमारा लैम्ब्डा फंक्शन है। अब हम अपने लैम्ब्डा फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे, न्यू लैम्ब्डा डॉट लैम्ब्डा फंक्शन फंक्शन। उस लैम्ब्डा फंक्शन के अंदर क्या चीज़ें होंगी, इसके अंदर भी हम अपने लैम्ब्डा फंक्शन का स्कोप 3 आर्गुमेंट्स देगा और आईडी और उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। स्कोप विल बी दिस, आईडी विल बी एप्सिंग लैम्ब्डा फंक्शन। हमारे लैम्ब्डा फंक्शन का रन टाइम हम डिफाइन करें, रन टाइम विल बी लैम्ब्डा डॉट रन टाइम डॉट। हमारा कोड जो से टाइप्सक्रिप्ट के ऊपर है, इसलिए मैं नोड जेएस का जो सा वर्जन है वो डिफाइन करूँगा। अगर आपका कोड पाइथन में हो तो आप पाइथन का रन टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोड जावा में, आप जावा के अंदर अपना रन टाइम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह अगर रूबी में है तो आप रूबी में भी अपना रन टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में मेरा कोड जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में है, तो इसलिए मैंने नोड जेएस यूज़ किया है। अब हम हमारे लैम्ब्डा फंक्शन के पाथ को डिफाइन करेंगे। हमारा लैम्ब्डा फंक्शन कहाँ पड़ा हुआ है, हमारा लैम्ब्डा फंक्शन लैम्ब्डा फ़ोल्डर के अंदर main.ts फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि सब हमारी बिज़नेस लॉजिक को इनहेरिट कर रहा है। इसको हम अब अपने लैम्ब्डा फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे। हैंडलर के अंदर जो हमारी फाइल है, वो हमारी फाइल है main.ts और main.ts के अंदर हमारी जो फंक्शंस का नाम है वो हैंडलर के नाम से है, तो हम लिखेंगे main.handler। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं मेन मेन ये हमारी फाइल का नाम और हमारे फंक्शंस का नाम हैंडलर, जो कि मेन फाइल के अंदर हैंडल नाम से हमने डिफाइन किया है। और कोड हमारा लैम्ब्डा फंक्शन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम उसको भी डिफाइन करते हैं, कोड डॉट लैम्ब्डा डॉट कोड डॉट फ्रॉम मेसेज। ये लैम्ब्डा फ़ोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है हमारा कोड लैम्ब्डा। और इस लैम्ब्डा की मेमोरी साइज़ भी डिफाइन करते हैं, मेमोरी साइज़ विल बी 1024। तो यहाँ तक हम अपने लैम्ब्डा फंक्शन को डिफाइन कर लिया है और इस लैम्ब्डा फंक्शन को हम अपने वेरिएबल में गेट कर लेंगे। उसके लिए कॉन्स्ट टोडोज़ लैम्ब्डा, ये हमने अपना लैम्ब्डा फंक्शन बना लिया है। अब हम अपने इस लैम्ब्डा फंक्शन का एज़ अ डेटा सोर्स डिफाइन करेंगे कि जैसे ही कोई एपीआई के ऊपर कोई चीज़ गेट करे, जैसे कि जैसे ही कोई एपीआई के ऊपर गेट टूडूज़ गेट करे, तो ये डाटा लैम्ब्डा डेटा सोर्स के थ्रू हमें डेटाबेस से डाटा गेट करके लेके आए, अपडेट करे या डिलीट करे। तो उसके लिए हमें लैम्ब्डा का डेटा सोर्स बनाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम करेंगे, तो उसके लिए हमें अपने लैम्ब्डा का डेटा सोर्स बनाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम करेंगे अपनी एप्सिंग एपीआई को वेरिएबल को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट एपीआई डॉट ऐड लैम्ब्डा डेटा सोर्स। ऐड लैम्ब्डा डेटा सोर्स हमने किया है और उस डेटा सोर्स के अंदर क्या चीज़ें आएँगी, इस डेटा सोर्स के अंदर हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज़ इस डेटा सोर्स की आईडी एंड सेकंड वन इज़ इस लैम्ब्डा फंक्शन का नाम। तो इस लैम्ब्डा फंक्शन डेटा सोर्स की आईडी विल बी, आप कोई भी आईडी रख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से इसका नाम लैम्ब्डा डेटा सोर्स के नाम से ही रख देता हूँ और लैम्ब्डा डेटा सोर्स। और किस लैम्ब्डा को डेटा सोर्स बनाना है और इस लैम्ब्डा फंक्शन का नाम यहाँ पुट कर देता हूँ।
ये हमने lambda डेटा सोर्स बना लिया है। अब इसको एक वेरिएबल में गेट कर लेंगे, मोस्ट lambda ds, और इस lambda सोर्स से हम अब रिजॉल्वर बनाएंगे। जैसे ही एपीआई के ऊपर कोई चीज़ गेट करें, अपडेट करें, डिलीट करें, तो इन रिज़ॉल्वर का काम होगा कि ये हमारे डेटा स्टोर से चीज़ें लेके आएँगे, और अगर हम कोई चीज़ डिलीट करें, तो वो डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे। तो उसके लिए हम remember data source dot create resolver, resolver name will be create resolver query get to dos। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं, और ये रिज़ॉल्वर कुछ प्रॉपर्टीज़ लेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, वो होगी टाइप नेम विल बी, कि किस टाइप की हम रिज़ॉल्वर क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेरी टाइप का मैं रिज़ॉल्वर क्रिएट कर रहा हूँ कि वो क्वेरी करे, गेट टू डोज़ के अंदर डाटा लेके आए, तो मैं क्वेरी फाइंड कर दूँगा। और सेकंड फ़ील्ड नेम बताएँगे कौन-सी क्वेरी की कौन-सी फ़ील्ड को गेट करके लेके आए। तो मेरे केस में मेरी क्वेरी की एक ही फ़ील्ड है, गेट टू डोज़, तो इसको मैं नीचे डिफाइन कर देता हूँ, गेट टू डोज़। ये मैंने अपनी एक सिंगल रिज़ॉल्वर क्रिएट कर लिया है। इसी तरह मैं अपनी म्यूटेशंस के रिज़ॉल्वर को क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको, और यहाँ लिखता हूँ लैम्ब्डा डेटा सोर्स गेट रिज़ॉल्वर म्यूटेशन ऐड टू डू। तो यहाँ हम अपनी टाइप नेम की जगह, क्वेरी की जगह, अब हम अपना म्यूटेशन डिफाइन करेंगे। म्यूटेशन, और म्यूटेशन की फील्ड का नाम क्या है, वो हम यहाँ से गेट कर सकते हैं, ऐड टू डू। और इसी तरह हम अपनी म्यूटेशन डिलीट रो और अपडेट रो भी बना लेते हैं। कॉपी पेस्ट, क्रिएट रिज़ॉल्वर म्यूटेशन डिलीट रो, और यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, डिलीट रो, और लास्टली अपडेटेड रो। अपडेटेड रो, अपडेटेड रो। यहाँ तक हमने क्या काम किया है, मैंने अपने लैम्ब्डा फंक्शन को क्रिएट किया है। उस लैम्ब्डा फंक्शन को एज अ डेटा सोर्स बनाया है कि वो एपीआई के अंदर से डेटा लेके भी आ सके और ले भी जा सके। तो उसके लिए हमने अपने रिज़ॉल्वर क्रिएट किए हैं, कि क्वेरी का किया है, क्योंकि हमारी क्वेरी की एक ही फील्ड है गेट की, और 3 हमने म्यूटेशन के किए हैं, जिसमें ऐड टू डू, डिलीट टू डू और अपडेट टू डू के रिज़ॉल्वर्स हैं। लास्टली अब हमने अपने डेटाबेस को क्रिएट करना है, कि जिस डेटाबेस के अंदर चीज़ें राइट और रीड ऑपरेशन हो, जिस डेटाबेस के अंदर हमारी आइटम्स राइट और रीड हो। उसके लिए मैं अब करता हूँ न्यू DynamoDB, तो ये DynamoDB यहाँ से कॉपी कर लेंगे। न्यू DynamoDB डॉट टेबल, टेबल के अंदर हमारी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, स्कोप, आईडी और प्रॉपर्टीज़ माँगेगा ये ऊपर, स्कोप आईडी और प्रॉप्स ये कुछ माँगेगा। तो उसके लिए हम उसको बता देते हैं, दिस स्कोप आईडी ऑफ दिस टेबल इज़ सीडीके टू डू टेबल, and its properties will be table name of this DynamoDB table। अब हम अपने टेबल का नाम वही लिखेंगे जो हमने अपने टेबल नेम, फर्स्ट प्रॉपर्टीज विल बी टेबल नेम, whenever we can say that to do table, and पार्टीशन की के अंदर हमारा सबसे पहले पार्टीशन का नाम, पार्टीशन की विल बी आईडी, एंड टाइप विल बी DynamoDB एट्रीब्यूट्स टाइप स्ट्रिंग। तो ये हमने अपने DynamoDB का टेबल का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है, तो उसको हम अपने वेरिएबल में गेट कर लेते हैं, टू डू टेबल, टू डू टेबल आ गया है। और अब इस टेबल को हम लैम्ब्डा, अपने लैम्ब्डा फंक्शन की ग्रांट एक्सेस कर देते हैं, कि हमारा लैम्ब्डा फंक्शन इस टेबल के अंदर राइट ऑपरेशन और डिलीट ऑपरेशन और अपडेट ऑपरेशन कर सकता है। इसलिए हम अपने इस टेबल को लैम्ब्डा फंक्शन की फुल ग्रांट एक्सेस कर देते हैं। तो डेटाबेस के वेरिएबल को कॉपी कर लेते हैं, डेटाबेस डॉट ग्रांट फुल एक्सेस, इसको ग्रांट करना है हमें डेटाबेस को फुल एक्सेस कर सके हमारे लैम्ब्डा फंक्शंस को। हमारा लैम्ब्डा फंक्शन है टू डू लैम्ब्डा, और लैम्ब्डा फंक्शन टू डू लैम्ब्डा डॉट ऐड एनवायरनमेंट के अंदर हम अपने DynamoDB का टेबल को डिफाइन करेंगे। उस टेबल का नाम वही होगा जो हमने अपने लैम्ब्डा फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, जो कि टू डू टेबल के नाम से है।
इसको कॉपी कर लेते हैं। आप मेक श्योर दैट योर नेम विल बी सेम। आपने इनको चेंज नहीं करना। अगर आप चेंज करेंगे तो आपको एरर आएगा कि ये टेबल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने ये टेबल का नाम सेम रहने देना है। टू डू टेबल इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, टू डू टेबल, और इस टेबल को क्या कहेंगे, टू डू टेबल, और इसको एलियास फाइंड कर देंगे टू डू टेबल के साथ, टू डू टेबल डॉट टेबल नेम। तो ये आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड सारा लिख लिया है। तो मैं इसको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ये 3 लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट की हैं, जिनमें एडब्ल्यूएस एपसिंक, लैम्बडा और डायनामोडीबी है। एडब्ल्यूएस एपसिंक की वजह से हम अपने ग्राफिकल का सोर्स क्रिएट कर लेंगे। इस ग्राफिकल सोर्स के अंदर हम अपने ग्राफिकल का स्कीमा डिफाइन करेंगे और उसका डिफाइन और उसका फाइल का पाथ बताएंगे कि फाइल का पाथ हमारा ग्राफिकल फोल्डर के अंदर स्कीमा डॉट जीक्यूएल के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि ये है। उसके बाद हम ऑथराइजेशन कॉन्फ़िगरेशन बताएँगे कि वो किस ऑथराइजेशन के थ्रू हमारी एपीआई गेट कर सकते हैं। हम एपसिंक की डिफ़ॉल्ट ऑथराइजेशन कॉन्फ़िगरेशन यूज़ की है, तो उसका टाइम पीरियड हमने 1 साल का रख दिया है। आफ्टर 1 ईयर ये एपीआई की एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद हमने अपना लैम्बडा फ़ंक्शन डिफाइन किया है। हमारा लैम्बडा फ़ंक्शन मेन फ़ाइल के अंदर हैंडलर फ़ंक्शन के नाम से है, तो ये हमारा कोड लैम्बडा फ़ोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। उसके बाद हमने अपने लैम्बडा फ़ंक्शन के डेटा सोर्स बताया है कि हमारा लैम्बडा एज़ अ डेटा सोर्स वर्क कर देगा। ये एपीआई के थ्रू हमारा डेटा डेटाबेस में राइट भी करेगा और रीड भी करेगा। उसके लिए हमने अपने क्रिएट रिज़ॉल्वर बनाए हैं। इस क्वेरी क्रिएट रिज़ॉल्वर का काम ये है कि ये हमारा एपीआई के थ्रू लैम्बडा फ़ंक्शन के पास आएगा और ये डेटाबेस से चीज़ें लेके आएगा और लेके भी जाएगा। और राइट ऑपरेशन के लिए हमने म्यूटेशन यूज़ किया है और गेट ऑपरेशन के लिए हमने क्वेरी फील्ड टाइप यूज़ की है। लास्टली हमने अपना टेबल भी डिफाइन किया है, जो कि डीनामोडीबी का है, और इस टेबल को हमने फुल ग्रांट की है अपने लैम्बडा फ़ंक्शन की, कि हमारा लैम्बडा फ़ंक्शन इस टेबल के ऊपर फुल राइट एक्सेस रखता है, तो वो इस टेबल के ऊपर राइट ऑपरेशन भी परफ़ॉर्म कर सकता है और रीड ऑपरेशन भी परफ़ॉर्म कर सकता है। और लास्टली हमने अपने टेबल का नाम भी सेम रखा है, जो कि हमने अपने लैम्बडा फ़ंक्शन को दिया है, जो कि ये है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट कोड हमने लिख लिया है। अब हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, एडब्ल्यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और चेक करते हैं कि हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं। लेट्स गेट डिप्लॉय आवर प्रोजेक्ट। नाउ वी नीड टू डिप्लॉय दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कोड ऑन एडब्ल्यूएस अकाउंट। उसके उसके लिए हमें सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा और सबसे पहले हम अपना कोड कंपाइल करेंगे। उसके लिए हम कमांड रन करेंगे npm रन बिल्ड। ये कमांड हमारे टाइपस्क्रिप्ट कोड को कंपाइल कर देगी। लेट्स वेट। जैसे कंपाइलेशन खत्म होती है, इसके बाद हम अपने इस कोड को इंफ्रास्ट्रक्चर कोड को एडब्ल्यूएस के ऊपर डिप्लॉय कर देंगे। ओके, हमारी कंपाइलेशन खत्म हो गई है। अब हम सीडीके सिंथ की कमांड की वजह से अपने कोड को सिंथेसाइज करेंगे। सीडीके सिंथेसाइज की कमांड हमारे टाइपस्क्रिप्ट कोड को क्लाउडफॉर्मेशन टेम्पलेट में जनरेट कर देती है। इस कमांड की मदद से हम अपने कोड को क्लाउडफॉर्मेशन टेम्पलेट के ऊपर चेंज कर लेते हैं। जैसे ही मैंने एक कमांड रन की, तो इसने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर cdk.out का फ़ोल्डर क्रिएट किया और इस फ़ोल्डर के अंदर ये कुछ फाइल्स जनरेट करेगा, जो कि अभी रनिंग स्टेट में है। अभी आप देखेंगे कि cdk.out के साथ-साथ कुछ फाइल भी जनरेट होंगी, जो कि क्लाउडफॉर्मेशन का टेम्पलेट होगा। एडब्ल्यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर उसी क्लाउडफॉर्मेशन टेम्पलेट को अंडरस्टैंड करता है, वो हमारे टाइपस्क्रिप्ट कोड को अंडरस्टैंड नहीं करता। दैट्स इट। एज़ यू कैन सी कि इसने हमारी कुछ फाइल्स जनरेट कर दी है। ये टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट की मदद से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एडब्ल्यूएस के ऊपर डिप्लॉय करेंगे। नाउ लेट्स डिप्लॉय आवर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के लिए जो कमांड है हम अब चलाएँगे, वो होगी सीडीके डिप्लॉय। सीडीके डिप्लॉय की कमांड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को एडब्ल्यूएस अकाउंट के ऊपर डिप्लॉय कर देगा। जैसे ही इसको मैं रन किया, ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है डिप्लॉय के लिए। ये कुछ टाइम लेगा डिप्लॉय होने के लिए, तो लेट्स वेट। हम येस करेंगे। जैसे येस करेंगे, ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इसने खुद ही कुछ रोल्स जो हमने डिफाइन नहीं किए, ये इतना इंटेलिजेंट है क्लाउडफॉर्मेशन, इसने खुद ही वो अपने बिहाफ पे वो जनरेट कर दी हैं, जो कि नेसेसरी थे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जब तक ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय होता है, हम अपने क्लाउड का अकाउंट ओपन कर लेते हैं, एडब्ल्यूएस ओपन करते हैं गूगल के अंदर जाके, और हम अपने क्रेडेंशियल लॉगिन कर लेते हैं।
हम अपने क्लाउड फॉर्मेशन में जाके वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारा जो सा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिप्लॉय हो रहा है। ये देखिए, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय हो गया है हमारा क्लाउड एडब्ल्यूएस क्लाउड के ऊपर। तो हम यहाँ से भी वेरीफाई कर लेते हैं। जी हाँ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय हो गया है एडब्ल्यूएस क्लाउड के ऊपर। अब सबसे पहले हम एपसिंक ओपन कर लेते हैं और एपसिंक में जाके देखते हैं हमारी एपीआई डिप्लॉय हो गई है यहाँ पे। उसके साथ-साथ हम लैम्बडा फंक्शन भी ओपन कर लेते हैं और डिनामोडीबी भी। ये हमने लैम्बडा ओपन कर लिया और एक टैब में डिनामोडीबी, क्योंकि इन सर्विस को हमने यूज़ किया है तो हम चेक करते हैं एपीआई के अंदर जाके। ये हमारी एक एपीआई यहाँ पे शो हो रही है हमें, जो हमने अभी डिप्लॉय की है। क्यूरी में जाके हम देख सकते हैं कि गेट टू टूल्स की जो एपीआई थी वो शो हो रही है यहाँ पे। और लैम्बडा फंक्शन में जाके भी हम देख सकते हैं हमारा एक लैम्बडा फंक्शन डिप्लॉय हो चुका है और इनकी बिज़नेस लॉजिक भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं हमारा जो सा सोर्स कोड था, हमारी बिज़नेस लॉजिक थी, हमारी लैम्बडा फंक्शन की, वो सब यहाँ पे डिफाइन हो गई है। और उसके साथ-साथ हम डेटाबेस में भी जाके देख सकते हैं हमारा टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं। हम इसको टेबल्स में जाके टू डू टेबल्स के नाम से हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है और इस डेटाबेस के अंदर अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप देख सकते हैं अभी कोई आइटम यहाँ पे नहीं शो नहीं हो रहा। अब जैसे ही हम कोई न्यू आइटम ऐड करना चाहें, तो हम ऐड ऑपरेशन में क्लिक करेंगे, म्यूटेशन के अंदर क्लिक करेंगे और म्यूटेशन के अंदर ऐड टू डू का जो सा ऑपरेशन था, उसको रन करेंगे। हम अपना पहला डेटा जो रिकॉर्ड था वो ऐड करने लगे हैं डेटाबेस के अंदर। तो ऑपरेशन स्टेटस इसको ट्रू कर देते हैं। आईडी इज़ इक्वल टू 1 एंड टाइटल इज़ इक्वल टू शूज़। जैसे ही हम इसको रन करेंगे जैसे ही हम इसको रन करेंगे, ये हमारी पोजीशन रन हो जाएगी और हमारा डेटा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। लेट्स चेक। ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपनी एपीआई रन की, तो यहाँ पे डाटा शो भी हो रहा है। हम डेटाबेस के अंदर जाके भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही हमने रन किया, जो-सा डेटा हमने वहाँ पे ऐड किया था, वो हमारे डेटाबेस के अंदर भी शो हो गया है। इसका मतलब हमारा जो सी बिज़नेस लॉजिक थी, ऐड टू डू की लैम्बडा फंक्शन के अंदर, वो भी बिल्कुल सही वर्क कर रही है कि वो डेटाबेस के अंदर चीज़ें ऐड कर रहा है। और जैसे ही हम एक और डेटा ऐड कर लेते हैं, उसको हम टू कर देते हैं, उसकी आईडी हम टू कर देते हैं और उसको टाइटल दे देते हैं शूज़, शर्ट्स। और इसको भी हम डेटाबेस के अंदर ऐड कर देंगे और हम देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि ये भी ऐड हो गया है या नहीं। जी, ये भी ऐड हो गया है। अब हम क्यूरी का ऑपरेशन भी चेक कर लेंगे कि हमारी क्यूरी का ऑपरेशन वर्क कर रहा है या नहीं। जैसे गेट टू डूज़ में क्लिक किया, तो हमारे जितने भी टू डूज़ हैं, ये डेटाबेस के अंदर से वो सबको गेट करके लेके आ जाएगा। जैसे मैंने इसको रन किया, अब देख सकते हैं मेरे डेटाबेस के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स थे, वो उन सबको लेके आ गया है। उसी तरह अदर ऑपरेशंस म्यूटेशन के आप डिलीट भी कर सकते हैं कोई रिकॉर्ड, डिलीट ऑपरेशन के अंदर जाके आईडी देके, और इसी तरह आप अपडेट भी कर सकते हैं कोई ऑपरेशन इसके अंदर जाके। मिसाल के तौर पे अगर कोई डिलीट करना चाहे, तो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं आईडी 1 है, उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल ये दूँगा, यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन म्यूटेशन रन होगी और हमारा रिकॉर्ड 1 डिलीट हो जाएगा। जैसे मैंने रन किया, डेटाबेस में जाके आप रिफ्रेश करेंगे, तो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी एपीआई बिल्कुल करेक्ट वर्क कर रही है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसा हमने टाइपस्क्रिप्ट में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा और कैसे हमने एप्सिंग को लैम्बडा फंक्शन के साथ इंटीग्रेट किया और लैम्बडा फंक्शन कैसे हमारे डेटाबेस के ऊपर रीड एंड राइट ऑपरेशन कर रहा है। अब हम अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके लिए सिंपल कमांड हम रन करेंगे सीडी डिस्ट्रॉय। ये कमांड सिंगल क्लिक के ऊपर हमारे ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिलीट कर देगी जो हमने डिप्लॉय किया है। हमें वन बाय वन जाके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल क्लिक के ऊपर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर देंगे। तो आपने ये ज़रूर करना है। अगर आप ये डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चलता रहेगा और आपको अच्छा खासा चार्ज होगा उसका। तो बी अवेयर कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको ज़रूरत नहीं है उसकी,
तो उसको साथ ही डिस्ट्रॉय कर दें। ये कुछ टाइम लगेगा डिस्ट्रॉय होने के लिए। ओके, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया है, तो हम यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ही हम एपसिंक पे आके रिफ्रेश करेंगे, हम देखेंगे हमारी एपीआई भी डिस्ट्रॉय हो गई है, यहाँ पे कोई भी एपीआई लिस्ट नहीं होगी। उसी तरह लैम्ब्डा फंक्शन भी डिस्ट्रॉय हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया है। लैम्ब्डा फंक्शन भी डिस्ट्रॉय हो गया है और टेबल भी हमारा डिलीट हो गया है। तो आपने इस वीडियो में देखा कैसे हमने सर्वरलेस ऐप बनाई और कैसे हमने उनको रियल टाइम टेस्टिंग भी किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।